एवरीवन, आज है 15 मई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने देखा था कि मिखाइल मिशुस्टिन रिसेंटली फिर से रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी बनी है इदाशिशा नोंगरांग बनी है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं अमन सहराव। रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ये क्रिकेट प्लेयर हैं, कॉलिन मुनरो, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने कामी रीता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा दुबई में। 30वें क्रम की सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है जापान ने। चाड के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है इदरिस डेबी ने। और यूरोपीय यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति के लिए जो विधेयक था यह पारित किया? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक रिसेंटली पारित किया है? तो यह भी हाल ही में पारित किया गया है यूक्रेन के द्वारा। अभी हाल ही में अल जजीरा ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। अल जजीरा क्या है? तो देखिए, ये सेंट्रल ईस्ट का एक प्रमुख समाचार चैनल है जो कि अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए पहचाना जाता है। और अल जजीरा का अरबी में अर्थ होता है द्वीप, है ना। तो इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। ये कदम तब उठाया गया है जब यूक्रेन सेना को जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि युद्ध के मैदान पर चल रही रूसी प्रगति के कारण और भी गंभीर हो गई है। देखिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये कोई नया है नहीं। बीते 2 सालों से ये मुद्दा चर्चे में है ही। अब यदि हम बेसिक देखें, रशिया यूक्रेन का जो हिंसा का माहौल है ये गरमाया क्यों था? यदि आप देख पा रहे हैं, ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया ब्लैक सी के जस्ट ऊपर में है। इस पर यूक्रेन का अधिकार हुआ करता था, लेकिन रशिया ने इसका अधिग्रहण कर लिया था 2014 में। इसे कहा जाता है क्रीमिया अधिग्रहण। और इसके बाद से फिर रशिया को G7 से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो इसी विवाद को लेकर के दोनों देशों के बीच में हिंसा का माहौल अभी 2 साल से तो रहा ही है। इस बीच में यूक्रेनी सेना में कमी हो जाने के कारण अब इसने फैसला किया है कि अभी कैदियों को भी सेना में शामिल करेगा। हालांकि इसके लिए कुछ विरोध भी इसे झेलना पड़ा था, लेकिन सैन्य रैंक को मजबूत करने के लिए इसने ये फैसला किया है। यूक्रेन की कैपिटल कीव, करेंसी हर्वेनिया है, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। व्लादिमीर जेलेंस्की से आपको ये याद रखना है कि टाइम मैगजीन के द्वारा ये पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। कब के लिए? 2022 के लिए। 2023 में हालांकि ये चुनी गई थी टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध सिंगर हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इसी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो भारतीय यहाँ फंस गए हैं, इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। म्यांमार ने भी तो अभी फैसला किया है कि यहाँ युवाओं को सेना में शामिल होना कंपलसरी कर दिया गया है। म्यांमार मोचा साइक्लोन से प्रभावित था, जिसे हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। अभी कैरिबियाई कंट्री, यहाँ भी प्रजातंत्र खतरे में था, जनता सड़कों पर विरोध कर रही थी, जिसके कारण ऐसे भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई। और इजराइल पैलेस्टाइन विवाद के बीच में वहां जो भारतीय फंसे हुए थे, इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशंस अजय की शुरुआत की गई। ये जो मैंने लिखे ये सारे ऑपरेशंस है ना, ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे। दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? रिसेंटली क्वालिफाई हो गया है फिलिस्तीन। अभी आपको याद होगा कि फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन की पूर्ण सदस्यता देने पर अमेरिका ने वीटो लगाया था। अभी यहाँ पर रिसेंटली वोटिंग की गई है 10 मई को। 10 मई को फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। इसमें कुल मेंबर कंट्री की यदि बात की जाए ना, सदस्य देशों की, तो ये है 193। और जो 193rd कंट्री है इसका साउथ सूडान है। तो इस 193 कंट्री में 143 ऐसे देश थे जिन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग दी है। 9 ऐसे हैं जिसमें विरोध में वोटिंग की गई है। और विरोध में वोटिंग देने वालों में अमेरिका और इजराइल शामिल है। भारत ने पक्ष में वोट दिया है। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई है।
और इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं बना है, लेकिन सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई फिलहाल ये कर पाया है। फिलिस्तीन ये अपनी राजधानी यरूशलेम को मानता है। देखिए, यरूशलेम वैसे इजराइल से अपनी कैपिटल मानता है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास है। वैसे यदि हम देखें तो दुनिया के नक्शे से ही गायब नजर आता है ये फिलिस्तीन। अब यदि मैं बात करूं स्वीडन की, स्वीडन ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 32वां मेंबर कंट्री बना है। स्लोवेनिया ये आर्टेमिस समझौते में शामिल 39 क्रम का मेंबर कंट्री बना है, जबकि ईरान ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट 9वां मेंबर कंट्री बना है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है, हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो खोला गया है, कहाँ खोला गया है? रिसेंटली ये खोला गया है आइसलैंड में। क्लाइम वर्क्स ने वायुमंडल से CO2 को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड में मैमथ प्लांट वर्तमान में रिकॉर्ड धारक से 10 गुना ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। आइसलैंड अटलांटिक ओशन में, जिसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, कैपिटल इसकी रेक्जाविक, करेंसी आइसलैंडिक क्रोना हो जाएगी। इससे भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है एक इंडेक्स जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का रिलीज किया गया था। 2024 का तो अपडेट नहीं हुआ है। इसमें दुनिया का सबसे शांत देश जो रहा था ये आइसलैंड ही रहा था। पूछा जाए कि इंडिया की क्या रैंकिंग रही इसमें, तो इंडिया 126 में है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी और पीस इंडेक्स में भी। डेनमार्क आप क्या रिलेट कर सकते हैं डेनमार्क से? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क में। इसके अलावा पानी के नीचे CO2 स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क है। मैक्सिको में रिसेंटली ब्लू होल की खोज की गई है। अर्जेंटीना में रिसेंटली शाकाहारी डायनासोर, ये करंट में पढ़ाया तो है मैंने आपको अभी मई के महीने में ही, ये खोजा गया है। चौथा सवाल है, खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तेंदुआ बिल्ली, देखिए बिल्ली के जैसे भी दिखाई दे रही है, थोड़ा इसकी खाल देखें यदि आप तो तेंदुआ के जैसे दिख रही है। एक तेंदुआ बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेलुरस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखी गई है, जहां उसकी पहली उपस्थिति दर्ज की गई है। जंगल में रहने वाली फेडरल प्रजाति अपने तेंदुओं जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप रिलेट कर सकते हैं। मुंबई ना ये लगातार दूसरी वर्ष ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यही है, HDFC बैंक का मुख्यालय यही है, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर यही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, इन सभी का हेडक्वार्टर आप मुंबई से ही रिलेट कर सकते हैं। इसी मुंबई में काला घोड़ा कला फेस्टिवल का आयोजन, एक तरह का आर्ट फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाता है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में AI उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वें क्रम का राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को बनाया गया है और FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र ही रहा है। चलिए कुछ नेशनल पार्क ही हम रिलेट करें ऑप्शन के थ्रू, तो गिर वंसदा, ब्लैक बक मरीन, ये आप रिलेट कर सकते हैं गुजरात से। सुल्तानपुर और कलेसर, ये दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं हरियाणा से। राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, ये सभी। सवाल नंबर 5वां है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए एक लॉन्ग टर्म का या कह सकते दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये जो चाबहार पोर्ट है ये अभी से नहीं काफी सालों से चर्चे में रहा है, जिसके डेवलपमेंट के लिए भारत सहयोग देने जा रहा है। तो भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार पोर्ट को क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के पर्पज से शाहिद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक लॉन्ग टर्म अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हो जाएंगे। अभी आपको मालूम होगा ये वही ईरान है जिसने कि अचानक से ही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। अब यदि आप ऑप्शन से देखें ना तो ग्वादर पोर्ट आप रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान से। यदि आप लोकेशन देखेंगे
तो पाकिस्तान के नक्शे में यहाँ ग्वादर पोर्ट है। आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? तो इंडिया के नक्शे में ना यहाँ चाइना है, चाइना का काशगर प्रांत ये काराकोरम दर्रा होते हुए अपनी कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। किससे? इसी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। हालांकि भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था, लेकिन क्या मतलब हुआ? ये कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सितवे पोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये म्यांमार में है, जिसका अधिग्रहण रिसेंटली किया गया है। चटगांव पोर्ट, ये आप रिलेट कर सकते हैं कहां से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने अपने इस पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर के भारत को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन कैरोसिन से चलने वाला कैरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है। इसे विकसित कर रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पर्पस है प्रक्षेपण यान मार्क 3, एलवीएम मार्क 3 कह सकते हैं, इसकी पेलोड क्षमता बढ़ाना। पेलोड क्षमता क्या होता है? कि अपने साथ भारी वजन कैरी करके ले जा सके। ये तरल ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन कैरोसिन प्रणयोदक संयोजन पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूट्रन थ्रस्ट का इंजन होगा, जिसे डेवलप कर रही है इसरो। इसरो में 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग किया गया है। बात की जाए यदि इसरो की, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1969। बैंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और वर्तमान में एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसरो के द्वारा जो मून मिशन का टारगेट रखा गया है, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। मून मिशन 2028 तक का रखा गया है, चंद्रमा से सैंपल, मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके वापस पृथ्वी पर लाने के लिए। 2040 का लक्ष्य रखा गया है इसे इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। डीआरडीओ के द्वारा क्या विकसित किया गया है? देखिए एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसके बारे में कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कशन किया था। एचएएल के द्वारा डोर्नियर विमान का निर्माण किया जा रहा है, ये जो कि सौंपा जाएगा गुयाना को। एक आकाश तीर प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, बीईएल ने। सवाल नंबर 7वां है, रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया 25 मई को। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है, इसने कुछ दिन पहले यानी कि 7 मई 2024 का ऐलान किया कि 25 मई का जो दिन है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसे सर्वसम्मति से अपनाया भी गया है। विश्व फुटबॉल दिवस पर प्रस्ताव कौन लेकर के आया था? लीबिया। लीबिया के जो राजदूत है संयुक्त राष्ट्र में, ताहिर अल सुन्नी, इनके द्वारा पेश किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र के 160 से अधिक सदस्य द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। तो 25 मई का दिन मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में। 7 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में। 11 मई को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 50वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये रिसेंटली बन गए हैं पी श्याम निखिल। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं पी श्याम निखिल, देश के बने हैं 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर। इसके पहले जो 84वीं ग्रैंड मास्टर थी ये थी आर वैशाली। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आर वैशाली है आर प्रज्ञानंद की बहन है, और भाई बहन की जोड़ी ऐसी पहली जोड़ी है जो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुकी है। अर्जुन एरिगेसी, देखिए अभी शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की गई थी, शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ियों की, इसमें अर्जुन एरिगेसी टॉप पर थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यदि पूछा जाए तो ये विश्वनाथन आनंद थे। 2 क्वेश्चन मैंने रिवीजन कर रखा है जो कि इंपॉर्टेंट आप मार्क करें। देखिए फुटबॉल से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग। रिसेंटली जीती किसने है? मुंबई सिटी ने। मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें गोल्डन ग्लव का अवार्ड जीता है फुरबा लाचेनपा ने, और गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है तिमित्रियोस डायमंटाकोस ने। थोड़ा लंबा नाम है, रिवीजन वाला है, इसलिए ज्यादा इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप ये रिलेट कर सकते हैं कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप जीता था मोहन बागान ने। प्रो कबड्डी लीग अभी 2023 वाली जीती थी पुणेरी पल्टन ने। और क्रिकेट से रिलेटेड जो घरेलू टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी, ये जीती हरियाणा ने। 2023 की ही मैं बात कर रही हूँ। 10वां सवाल है, यूनिसेफ इंडिया के लिए जो नेशनल एम्बेसडर बनाई गई है करीना कपूर खान बनाई गई है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर कैथरीन एम रशल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आलिया भट्ट ये टाइम मैगजीन के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुई है।
संजना सांघी की यदि मैं बात करूं तो स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हालांकि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम कर चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा। रिवीजन के तौर पर हम विश्व और भारत में चर्चित पहली महिलाओं के बारे में यदि देखें तो भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नत पहली महिला का नाम प्रीति रजक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडीथ सुमनेवा तालुका। पेरिस ओलंपिक के लिए जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बिल्किस मीर है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति और भारत की पहली महिला पिच क्विटर जयंतिका कल्याण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर है। तो ये रिवीजन के तौर पर आपने देखा कुछ करंट की अपॉइंटमेंट है। अब देखिए कल मैंने आपसे ना कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, जैसे कि मैंने पूछा था कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये था आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फिर मैंने पूछा था चंद्रयान 3 जहां पर लैंड किया था उस पॉइंट का नाम वो शिव शक्ति पॉइंट था। फिर मैंने पूछा था G20 इस साल का होस्ट कौन करेगा, आंसर इसका ब्राजील था। फिर मैंने पूछा था हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, आंसर इसका 126 था। फिर मैंने पूछा था राम मंदिर के डिजाइनर कौन, तो अरुण योगीराज इसका राइट आंसर था। 5 सवाल मैंने पूछे थे, सभी का आंसर आपने सही दिया था। आज का सवाल है किस राज्य में पिरो लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है, आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।